इसलिए वो जला तो भी वैसा ही रहता है। ऐसे ही एक दिमागी नक्सल एक पिचाश की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उससे मैंने संवाद साधा, तब मुझे पता चला कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक था। अभी जिंदा नहीं है, मालिक था वो। प्रॉपर्टी कब्जा लेगा, हत्या लेगा, ऐसा उसके दिमाग में था। इसलिए वो भाई जाने से पहले ही वहाँ पे रहने लगा था। वो गाँव उसकी जो दिमागी नक्सली थी, बुद्धि भ्रष्टाचारी थी, वो बुद्धि भ्रष्ट था, वो वैसा ही रहा। ये जो 85 योनि का ये जो नक्सली था, दिमागी नक्सली था, उसको भी 84 लाख योनि में से गुजरना पड़ेगा। कानून के हिसाब से नहीं चलती है, सृष्टि के ब्रह्मांड से। तो हम लोग सनातनी नहीं है, यही है सनातनी वास्तव। सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मेरे विचार सही लगे। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र राजेश वासंती साबाजी के दोस्त। मित्रों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी किसकी है? दिमागी नक्सल पिचाश की। यानी जो पिचाश है वो दिमागी नक्सल है, उसकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अभी आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले के प्राचीर से कहा था दिमागी नक्सल, तो संबोधन क्यों किया था, उसके पीछे कारण क्या है, दिमागी नक्सल होता क्या है? वो है बुद्धि भ्रष्टाचारी। जो बुद्धि भ्रष्ट इंसान होता है वो दिमागी नक्सल होता है। मगर सिर्फ वो बुद्धि भ्रष्ट इंसान जीवित होने के बाद, मरने के बाद भी वो वैसा ही होता है, बुद्धि भ्रष्टाचारी होता है, वो दिमागी नक्सली होता है। क्योंकि आजीवन वो दिमागी नक्सल था, तो मृत होने के बाद भी वो वैसा ही रहता है। यानी मराठी में एक कहावत है, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही, असं म्हटलं जाते, ऐसा बोला जाता है, मगर वो भी गलत है। दूसरी एक कहावत है कि सुंभ जळला तरी पीळ जात नाही, यानी वो जला, उसकी चिता में भस्म भी हुआ, मगर उसका जो सोच है वो दिमागी नक्सली हो रहता है। क्योंकि उसकी पैदाइश वैसी है, उसका संस्कार वैसा है, उसकी संस्कृति वैसी है, इसलिए वो जला तो भी वैसा ही रहता है। ऐसे ही एक दिमागी नक्सल एक पिचाश की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, काफ़ी साल पुरानी ये कहानी है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मेरे पास एक गृहस्थ आए थे। उन्होंने मेरे पास एक अपना दुखड़ा मेरे सामने रखा कि हम लोगों ने एक वास्तु खरीदी है, एक प्रॉपर्टी खरीदी है, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक बंगला बांधा है, हम लोगों ने खड़ा किया है, मगर वहाँ पे सुख शांति नहीं है। हम लोगों ने जो घर बनाया था, जो बंगला बनाया था, वो वास्तु के हिसाब से, तो भी हमें कुछ शांति महसूस नहीं हो रही है, दिक्कतें आ रही है जीवन में, अनेकों दिक्कतें आ रही है। तो मैंने कहा कि भाई चलो देखते हैं जाके। वो बोले कि भाई आपके पास हम लोग आए, उम्मीद से आए, आप मुझे निराश मत कीजिए। बोले ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, असल में क्या है, वास्तु दोष है क्या। तो मैं चला गया उनके साथ और उनकी प्रॉपर्टी देखी, घुमा वहाँ पे। 4-5 एकड़ की उनकी प्रॉपर्टी थी और उसमें पेड़ पौधे लगाए थे, फल फ्रूट के पेड़ पौधे लगाए थे। अच्छा खासा वो प्रॉपर्टी था। घर भी बढ़िया बनाया था। घर भी मैंने उनको देखा, पूरा जांच पड़ताल की, तो वास्तु के हिसाब से था। यानी दिशा सही थे, सही दिशा में सही चीज़ें थी। यानी किचन कहाँ पे होना चाहिए, यानी स्वयंपाक घर कहाँ पे होना चाहिए, रसोई घर कहाँ पे होना चाहिए, तो सही पे था, सही दिशा में था। भगवान का मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, सही दिशा में था। सब कुछ दिशा के मुताबिक था, तो भी वहाँ पे दिक्कत थी। तो मैंने और भी जांच पड़ताल शुरू की, पूरी प्रॉपर्टी घूमी। तो 2-4 एकड़ हम लोगों ने घूमा पूरा। बाद में घर में आ गए, घर में भी देखा, तब मुझे पता चला कि एक वहाँ पे एक पिशाच यानी एक प्रेत आत्मा वहाँ पे है, और वो वहाँ पे उनको रहने नहीं दे रही। तो मैंने कहा कि भाई चलो मेरे तरफ से मैं देखता हूँ, अभी कुछ अलग यहाँ पे माजरा है, अलग कहानी है, मैं समझता हूँ। और बाद में मैंने उनसे, जो पिशाच था, उससे वार्तालाप किया, उससे मैंने संवाद साधा। तब मुझे पता चला कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक था। अभी जिंदा नहीं है, मालिक था वो। फिर मैंने और अध्ययन किया, जांच पड़ताल की, और पूरी उसकी कुंडली खोली। तब मुझे पता चला कि वो जीवित था, जब भी वो हयात था, जीवित था, तभी भी वो वैसा ही था।
दिमागी नक्सल था, और मृत होने के बाद, मरने के बाद भी वो वैसा ही रहा। क्योंकि लालच, लालच बुरी बात है। किसी का हिस्सा लाटना, कब्जा लेना, किसी को धोखा देना, गलत तरीके से किसी का हिस्सा लूटना, ये भी दिमागी नक्सल ही करता है। वैसा ही वो था। मैं एक उसके पहले जब वो जीवित था तब से मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, वो कैसा था और क्यों था, और वो कैसा वैसा ही क्यों रहा। तो उसकी मैं जीवन की कहानी आपको सुनाता हूँ। जब वो जिंदा था, सब जांच पड़ताल की, सब जानकारी मैंने इकट्ठा की, अगल बगल में लोगों से मैंने बात की, तब ये सब मुझे पता चला। तब ये कहानी मेरे सामने आ गई। वो जब बचपन से वैसा था, वो बचपन से ही दिमागी नक्सल था। उसके ऊपर उसके भाई ने अच्छी तरह से संस्कार किए थे, काफ़ी कुछ अच्छा सिखाया था, मगर वो सीख नहीं पाया। देने वाला देता है, मगर लेने वाले ने भी लेना जरूरी है। उसने कुछ लिया नहीं। वो बचपन से भाई से नफरत करता था। भाई पे ऊपर उसका कुछ खास प्रेम नहीं था, विश्वास नहीं था, इसलिए वो बचपन से वैसा था। अभी उनका जो परिवार था उसमें उनके पिता, यानी उसके पिता, उसका भाई ये जब पैदा हुआ उसके बाद एक छोटा था, तभी उसके पिता गुजर गए थे। इसलिए उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके बड़े भाई के ऊपर आई थी। पूरे परिवार की, पूरे कुटुंब की जिम्मेदारी उसके भाई के ऊपर आई थी, बड़े भाई के ऊपर। और उन्होंने बेखूबी वो निभाया, वो जिम्मेदारी निभाई। अपने भाई बहनों को उन्होंने सही मार्ग पे वो लेके गए, सही दिशा दी, उनको सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया। मगर ये जो भाई है उसका छोटा भाई, वो दिमागी नक्सली था बचपन से ही। भाई के ऊपर उसका प्यार नहीं था, वो शक करता था उसके ऊपर, और उसका क्या बोलते हो उसको, षड्यंत्र से वो ग्रस्त था। षड्यंत्र से वो ग्रस्त था, मतलबी, स्वार्थी, अहंकारी, ऐसा ही वो था। इसलिए उसको कितना भी संस्कार करो, ये मराठी में कहावत है, उपड्या घड्यावर पानी, वैसा ही वो था। भाई ने सब कुछ किया उसके लिए, सब कुछ, यानी बचपन से लेके उसका घर बसाना तक सब कुछ किया। उसको पढ़ाया लिखाया, मगर वो ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, क्योंकि उसकी जो मानसिकता थी उतनी ही थी। वो 10वीं तक गया, 10वीं में भी वो काफ़ी बार फेल भी हुआ, तो भी उसके भाई के बदौलत वो पास हो गया। भाई ने उसको पास करवाया, लगातार उसके पीछे रहे के। तो ये कहानी आपको ऐसी लगेगी कि ऐसे कहानियाँ आपने और भी कहीं पे सुनी है या देखी है। ऐसे कहानियाँ आपको दिखाई देगी, क्योंकि ऐसे कहानियाँ एक ही जगह पे नहीं होती। आज के तारीख में इतने जो इंसान पैदा हुए इस धरती के ऊपर, वे वो इंसान है या राक्षस है, दानव है, दैत्य है, आप जाने, मगर उनका जो बोझ बड़ा है वो वैसा ही है। इसलिए सिमिलरली आपको लगेगी ऐसी कहानी। तो इसकी सोच वैसी ही थी। वो बचपन से बड़ा हो गया, बस उसके बाद वो नौकरी को लग गया। नौकरी भी उसके भाई ने उसको लगाई, उसकी शादी भी करवा दी, उसको बाल बच्चे भी हुए, मगर वो शातिर दिमाग का था। क्या हुआ, उनकी जो प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूँ मैं, शुरुआत में मैंने बोला था, वो प्रॉपर्टी उनके पुरखों की थी, बाप जादवों की थी। वो प्रॉपर्टी वो हथियाना चाहता था, तो वैसे उसने शुरुआत भी कार्रवाई शुरू की। भाई ने सोचा, बड़े भाई ने सोचा कि चलो अब मैं रिटायर हो जाता हूँ और रिटायरमेंट लेके गांव में चला जाता हूँ और वहाँ पे गांव की प्रॉपर्टी संभाल लेता हूँ। मेरी माँ भी वहाँ पे है, अकेली है, उनको भी संभाल लेता हूँ। ये भी पहले चला गया था अपनी नौकरी छोड़ के। तो उसको लगा कि भाई जाके बैठेगा तो फिर वो ये प्रॉपर्टी कब्जा लेगा, हत्या लेगा, ऐसा उसके दिमाग में था। इसलिए वो भाई जाने से पहले ही वहाँ पे रहने लगा था वो गाँव में। भाई ने भी तैयारी की जाने के लिए, मगर उसको जब पता चला कि भाई भी आ रहा है अपने परिवार के साथ, तो उसने भी अपनी कार्रवाई शुरू की। वो जादू टोना, तंत्र मंत्र उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उसकी सोच ही गंदी थी। वो हिसाब से उसने वो शुरू किया अपने भाई को रोकने के लिए। वो आए नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो भाई को डरता भी था, भाई से डरता भी था।
इसलिए कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कुछ नहीं कुछ करके वो प्रॉपर्टी हथियाना है उसको, इसलिए फिर उसने ये सहारा लिया तंत्र मंत्र का, जादू टोना का, और उसका असर उसके भाई के ऊपर गिरा भी और उनकी अकाली मृत्यु हो गई। मित्रों, अकाली मृत्यु होने के बाद वो ये हो गया कि भाई चलो अभी ये प्रॉपर्टी मैंने हथिया ली है, कोई इसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। मगर आगे चल के उनके जो बच्चे थे बड़े भाई के, वो भी वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने के लिए गाँव गए कि भाई हमें भी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। तो वापस वो जाग उठा और उसने फिर वो जादू टोना वापस शुरू किया, उनको भी तकलीफ देना शुरू किया। और तकलीफ के कारण उन्होंने भी छोड़ दिया वो प्रॉपर्टी के ऊपर का जो अपना अधिकार था कि जाके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, अपना नुकसान ही होने वाला है, तब उन्होंने वो छोड़ दिया। मगर ये जो था इंसान वो रुका नहीं। तो कल उठ के उनके बच्चे आएंगे, नाती आएंगे, तो उनको कैसा समाप्त किया जाए, तो समाप्त नहीं कर पाया। मगर उन्होंने उससे वो प्रॉपर्टी छीन ली, हत्या ली, अपने नाम के ऊपर कर ली। वो खुद मालिक बन गया प्रॉपर्टी का। मगर उसका जो असर था ना, जो उन्होंने किया उस वक्त, जादू टोना किया, मंत्र तंत्र किया, उसका असर उसके ऊपर भी होने लगा। जब किसको गाड़ने के लिए, किसको मारने के लिए, किसको गिराने के लिए जब एक आध व्यक्ति गड्ढा बनाती है ना, गड्ढा, वो गड्ढा जो होता है उसमें वो खुद गिर जाता है आखिर में। वैसा ही हुआ ना, वो सुख शांति से जी पाया। उसके बाद वो प्रॉपर्टी हथियाने के बाद, मालिक होने के बाद, ना अपने बच्चों को वो सही दिशा और भविष्य दे सका। उनके बच्चे भी बर्बाद हो गए। एक बच्चा उनका है अभी, उनका लड़का एक है अभी जिंदा। आखिर में उसने प्रॉपर्टी बेची क्योंकि काफ़ी तकलीफ हुआ उसको, पैसे की उनको अड़चने आ गई, इसलिए फिर उसने वो प्रॉपर्टी बेची थी और इन्होंने खरीदी थी। जिनके बारे में मैं शुरुआत में कहा था, उन्होंने वो खरीदी थी। उनका नाम दे देते हम लोग, जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, रमेश करके। क्योंकि मैं किसी का जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि किसी को मुझे बदनाम नहीं करना है। तो और रमेश था, उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। जिनसे खरीदी की? उस लड़के से, वो बच्चे से, जो ये दिमागी नक्सल पिचाश्य था, उसके बच्चे से उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी की थी। और वहाँ से वो चला गया था। वो जो उसका घर था वो गिर भी गया था, पुराना घर था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक नई इमारत खड़ी की, नया बंगलो घर बना दिया था। ये जो वर्तमान में जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसकी, ऐसी उनकी वो पूर्व कहानी है। अब ये दिमागी नक्सल वो जला, मगर उसका जो सुंभ है जलता है, मगर उसका जो फील होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, यानी मराठी में कहावत है उसकी, जळला तरी त्याचा पीळ जात नाही, तशी वैसी ये अवस्था है। वो जला, वो चिता पे चढ़ गया, उसका शरीर भस्म हो गया, मगर उसकी जो दिमागी नक्सली थी, बुद्धि भ्रष्टाचारी थी, वो बुद्धि भ्रष्टा था, वो वैसा ही रहा। फिर उससे मैंने संवाद साधा कि भाई पूरा आज जीवन तो ऐसा ही रहा, ना तूने खुद का भला किया, ना तेरे बच्चों का भला हुआ, ना उसका भविष्य बना। अभी जो बच्चा है जिसने प्रॉपर्टी बेची, वो पैसा लेने के बावजूद भी वो पैसा खा नहीं पा रहा है, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उसका वजह तुम हो, उसकी वजह तुम हो। तो अभी भी रुक जाओ, अभी भी सही रास्ते पे आ जाओ। छोड़ दे प्रॉपर्टी का जो तेरा ये है, लालच है, छोड़ दे। अभी वो प्रॉपर्टी लेके या जमीन जायदाद धन संपत्ति लेके तू क्या करेगा? तो पिचाश्य योनि में ही रहेगा ना, तो मुक्ति कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। इस जीवन से, पिचाश्य योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी, और ऐसा ही सड़ता रहेगा ये पिचाश्य योनि। मगर वो मानने के लिए राजी नहीं था। मेरा कुछ भी हो, मगर ये मैं प्रॉपर्टी को छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे जमीन जायदाद को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके ऊपर किसी का भी अधिकार होने नहीं दूंगा, क्योंकि वो दिमागी नक्सल था, बुद्धि भ्रष्टाचारी था। मैंने काफ़ी कुछ समझाया उसको, काफ़ी कुछ उदाहरणें दी उसे संवाद साधने के बाद, उससे मैंने बात करने के बाद, मगर वो मान नहीं रहा था। तो मैंने उसको समय दिया कि भाई इतना समय तू ले और सुधर जा, समय के अंदर तू सुधर जा, वरना जोर जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और इससे भी बदतर तेरी वो जिंदगी होगी। जिंदगी यानी वो जिंदा नहीं है, मगर पिचाश्य योनि में तो इससे भी बदतर जिएगा फिर।
तो अभी सुधर जा, ऐसा बोल के उसको एक वक्त दिया मैंने, एक समय दिया उसको। और फिर मैं जो मालिक था रमेश, उनसे बोला कि भाई उसको मैंने एक समय दिया है, तो समय में खुद निकल जाता है तो बात ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अपने तरीके से उसको निकालेंगे। मित्रों, वो सुधरा नहीं इतना समझाने के बावजूद, क्योंकि वो दिमागी नक्सल था, बुद्धि भ्रष्टाचारी था। आजीवन वो वैसा ही जिया और 85 योनि में भी वैसा ही जी रहा था। उसने वापिस उनको तकलीफ देना शुरू कर दिया, और तकलीफ ऐसी नहीं, जो पहले हो रहा था तकलीफ उससे भी बदतर वो तकलीफ देने लगा। उसके लड़के को उसने बाइक से गिरा भी दिया, उसके ऊपर हावी होके, यानी शारीरिक ईजा भी उसने की। उसको मारना चाहता था, मगर वो बच गया, क्योंकि वैसा मैंने उनको एक संरक्षक, मैंने उनको एक सूत्र दिया था, इसलिए वो बच भी गया। उनके बेटी को भी तकलीफ पहुंचाई, लड़की को भी शारीरिक ईजा करने की कोशिश की। जो रमेश थे उनको भी शारीरिक ईजा करने की कोशिश की, ज़्यादा तकलीफ देने लगा, पुरजोर तरीके से उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगा। मगर उसको ये पता नहीं था कि अच्छाई जब बुराई पे हावी होती है तो बुराई को दुम दबा के भागना पड़ता है। गलत इरादे से जो भी आपने किया हुआ है वो आपको जिंदगी भर सुखी नहीं रख सकता है, खुश नहीं रख सकता है, ना जिंदगी संवार सकता है। वैसा ही उसका हो रहा था ना, वो तो जिंदा था, वो प्रेत योनि था, प्रेत आत्मा था, वैसा ही होता। आखिर में हमें उसके ऊपर इलाज करना पड़ा, ठोस इलाज करना पड़ा, जालिम उपाय करना पड़ा। तो जो भी उपाय करना है वो हम लोगों ने कर लिया, उसका बंदोबस्त कर लिया। वो फिर मिन्नतें करने लगा कि माफ़ करो हमें, मुझे माफ़ करो, मैं निकलता हूँ। बोलो नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि तुम जो दिमागी नक्सल हो। तभी मैंने वैसा नहीं कहा था उसको, क्योंकि तब ये जो शब्द है, जो संबोधन है, तो तभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं था, काफ़ी साल पुरानी चीज़ है। तभी मैंने उसको क्या कहा, तो बुद्धि भ्रष्टाचारी है, तो बुद्धि भ्रष्टाचारी आहेस, तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा, तेरा बंदोबस्त ही मैं कर लेता हूँ। और बंदोबस्त कर लिया, तुमको उस वक्त में भी मैं समय देता हूँ। तुम्हें मुक्त होना है, इस योनि से मुक्त होना है, नया जन्म लेना है, तो मैं एक तुम्हें संधि देता हूँ, एक चांस देता हूँ, मगर यहाँ पे नहीं रखूँगा। और वैसा ही मैंने किया। फिर कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद उसको मुक्त भी मैंने कर दिया उस प्रेत योनि से। मित्रों, ऐसे होते हैं दिमागी नक्सल। जब ये जिंदा होते हैं तब भी वैसे होते हैं, और मरने के बाद भी वैसे रहते हैं। काफ़ी कुछ लोग, उनको कुछ भी लाज शर्म नहीं होती है, ना कुछ उनसे दुनिया से मतलब होता है, सिर्फ वो स्वार्थी होता है, मतलब ही होता है। ऐसे दिमागी नक्सल, और ऐसे दिमागी नक्सल ना किसी समाज के होते, ना किसी देश के होते, ना किसी राष्ट्र के होते, ना किसी परिवार के होते, ना किसी कुटुंब के होते, ना वो खुद के होते। क्योंकि उसने, ये दिमागी नक्सल ने पूरा आजीवन खुद का नुकसान किया, खुद को बर्बाद किया, और मरने के बाद भी खुद को बर्बाद कर रहा था और अपने बच्चों की भी बर्बाद कर रहा था। तो संभल जाइए, सुधर जाइए। ये जो मैंने कहानी बताई आपको, वो कहानी पूरे गौर से आपने सुनी होगी, कि उसके ऊपर जरा मनन चिंतन करिए। हमको कैसा जीना है, अपनी ज़िंदगी कैसी जीनी है, ये समझ जाइए। क्योंकि 84 लाख योनि है, और 84 लाख योनि में से ये 85 योनि है। 85 योनि के बाद जन्म होता है 84 लाख योनि में। वो पहला जन्म होता है, वो है बैक्टीरिया, वो है विषाणु, यानी जो कोरोना आया था ना, वैसा विषाणु, जो आँखों को दिखाई नहीं दे रहा है, वैसा विषाणु। वहाँ से जर्नी शुरू होती है ये 84 लाख योनि में से। और आखिरी में योनि जो होती है, स्वर्ग सुख जो बोलते हैं, वो है इंसान की योनि। इंसान का जन्म होने के बाद हमें सुधरना चाहिए, अपनी गलती सुधारनी चाहिए, नहीं तो फिर ये जो 85 योनि में जो हो रहा था, बात उसके बाद जो भी भुगतना है 84 लाख योनि में से आपको गुजरना पड़ेगा। वैसा उसको भी 84 लाख योनि में से गुजरना पड़ेगा। ये जो 85 योनि का ये जो नक्सली था, दिमागी नक्सली था, उसको भी 84 लाख योनि में से गुजरना पड़ेगा इंसान का जन्म लेने तक। तो आप मोक्ष नहीं पा सकते। आपको मोक्ष पाना है तो इंसान का जन्म आवश्यक है, मगर इंसान का जन्म मिलने के बाद मोक्ष के तरफ चलना जरूरी है।
नहीं तो फिर जीवन मरण का जो चक्र होता है वो शुरू रहता है। आपको मोक्ष पाना है तो आप जब मनुष्य योनि में आप जब पैदा होते हैं तो उसको सही ढंग से सही तरीके से जीना जरूरी है, तभी आप मोक्ष पा सकते हैं। इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का नियम आपको संभालना है, वो नियम से चलना है, कायदों से चलना है। ये ब्रह्मांड के, इस सृष्टि से, कायदों से, नियमों से आपको चलना है, तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो संभल जाइए, सुधर जाइए, वरना आप दिमागी नक्सल बनोगे और 84 लाख योनि से आपको गुजरना पड़ेगा। अभी आपको तय करना है 84 लाख योनि में आपको गुजर बसर करना है या इंसान बन के मोक्ष पाना है। आपका चुनाव है। यही है सनातनी वास्तव। सनातनी वास्तव यानी क्या है? ब्रह्मांड, सृष्टि, उसका नियम और उसका कानून, कायदा कानून, समझे आप? वो हिसाब से हम लोग चलेंगे तो ही हम लोग सनातनी हो सकते हैं। जैसे जो जंगली पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, वो सनातनी है क्योंकि वो ब्रह्मांड का, सृष्टि का नियम जानते हैं, वो नियमानुसार चलते हैं, उनके कानून के हिसाब से चलते हैं, इसलिए वो सनातनी है। ना कि हम लोग है, क्योंकि हम लोग ना ब्रह्मांड का नियम जानते हैं, ना नियम संभालते हैं, ना नियम पे चलते हैं, ना सृष्टि का नियम संभालते हैं, सृष्टि के नियम से चलते हैं। उनका कानून नहीं संभालते, कानून के हिसाब से नहीं चलते, सृष्टि के, ब्रह्मांड से। तो हम लोग सनातनी नहीं है। यही है सनातनी वास्तव। सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।